देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में सीख लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो अगर आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी क्लास 10 साइंस को लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन कर देते हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बाकी हमारा अबाउट सेक्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ से भी हमसे बात कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस कंडक्टर डिपेंड। देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है, तो ये ओपोज कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, ओपोज कर देता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो। तो कौन कौन से फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, चलिए इसके बारे में सीखते हैं आगे। लिखा है इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एमीमीटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड। यानी क्या होता है कि अगर किसी भी वायर की लेंथ को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, तो जो एमीमीटर की रीडिंग होती है वो क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी कि एमीमीटर किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। तो यानी कि जितनी वायर की लेंथ को अगर डबल किया जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। द एमीमीटर रीडिंग इज़ इंक्रीज्ड, लेकिन जब एमीमीटर की रीडिंग इंक्रीज हो जाती है व्हेन अ थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। लेकिन अगर हम कोई मोटा वायर ले आएँ उसी मटेरियल का, तो सेम लेंथ का इज़ यूज्ड इन द सर्किट। यानी कि क्या हो कि अगर हमारा वायर मोटा होगा तो उसमें की जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अ चेंज इन एमीमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ सेम लेंथ। अ चेंज इन एमीमीटर, क्या देखा गया कि एमीमीटर में चेंज आता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। व्हेन द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी कि क्या हुआ कि वायर अलग अलग पदार्थों का यूज़ किया गया सेम लेंथ का और सेम एरिया क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक फिगर, एक ये वायर है, तो ये इसकी लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ये तुम्हारी लेंथ है। लेकिन ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको बोला था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वायर का। अ चेंज इन एमीमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व, यानी कि एमीमीटर में चेंज देखा गया व्हेन वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग, मान ली कोई कंडक्टर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो, कापर का हो, सिल्वर का हो, और सेम लेंथ हो और सेम एरिया क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ। जब उस पर ओम्स लॉ लगाया गया, ओम्स लॉ भी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ओम्स लॉ क्या कहता था कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, उसको ओम्स लॉ बोला जाता था। तो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इसमें क्या होता था कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे, जब पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ होती है। और यहाँ से एक फार्मूला बन जाता था जिसको हम लोगों ने पढ़ा था। फार्मूला क्या होता था, V इक्वल टू आई आर, यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का फार्मूला V अपान आई निकल आता था। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था सारी चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं। तो ऊपर से एक कंक्लूज़न ये निकल आता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले उसकी लेंथ पर, दूसरा है एक वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, जो आपने ऊपर बताया था, मोटाई पर भी डिपेंड करता है। और वो मटेरियल किस चीज़ का बना है, रेजिस्टेंस, उस पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आपको मालूम ही होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने में उसका विरोध करना रेजिस्टेंस कहलाता है। प्रिसाइज मेजरमेंट हैज़ शोन दैट रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब इसका क्या है कि अगर हमारा लेंथ इंक्रीज होगी किसी वायर की तो वहाँ पर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। दूसरा लिखा है कि एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस होता है,
रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 एरिया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो अपोजिट होता है, यानी कि अगर हम एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, किसको, अगर हम एरिया बढ़ा देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं हम, मान लीजिए ये जो हमारा लिखा हुआ है, हमारी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया के। तो इन्हीं चीज़ों को कंबाइन करके हम क्या ले सकते हैं कि R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसी चीज़ को हमने कंबाइन करके यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर जब ये हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, रो बोला जाता है। ये तुम्हारा रो है। रो को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। वेयर रो इज़ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ये जो रो आया है ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इस रेजिस्टिविटी को इस तरीके से लिखा जाता है, ये है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, ओम का सिंबल ये होता है, ओम मीटर होता है। एसआई यूनिट इसकी ओम मीटर होती है, ओम मीटर होता है। इट इज़ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये क्या है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। द मेटल एंड एलॉयज हैव लो रेजिस्टिविटी इन द रेज, यानी कि जो मेटल होते हैं या फिर जो एलॉय होते हैं, मेटल और एलॉय की जो रेजिस्टिविटी हो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये भी रेंज भी यहाँ पर दिया गया है कि 10⁻⁸ मीटर ओम मीटर, 10⁻⁶ ओम मीटर होता है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या होते हैं, एक अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इंसुलेटर जैसे कि रबर वगैरह हैं, ग्लास जो होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी का जो ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, और जो रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी होते हैं ये टेम्परेचर के हिसाब से क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न अलग अलग आते हैं, यानी कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। टेबल 12.2 रिवील्स द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन द कंस्टिट्यूएंट मटेरियल। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी एलॉय की होती है, एलॉय क्या होता है, जो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, तो यानी कि रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी जो एलॉय की होती है वो क्या होती है, सामान्यतः ज़्यादा होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, यानी जिससे बना है। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज्ड, या फिर एलॉय जो होते हैं वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होते हुए रीडली एट हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, इसी कारणवश जो एलॉय होते हैं वो हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। टंगस्टन इज़ द ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी जो फिलामेंट एक बल्ब का जो जलता है, फिलामेंट बोलते हैं, वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। जबकि जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो होते हैं आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस, ये यूज़ किए जाते हैं। जो तार वगैरह बिजली के तार होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम के ही बने हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ कंडक्टर्स दिए गए हैं, यानी कि ये जितने भी मटेरियल यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब कंडक्टर हैं। इतने ये सभी क्या हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब कंडक्टर दिए गए हैं। कंडक्टर का मतलब है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ये जितने भी हैं ये सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। और यहाँ से यहाँ तक इनकी क्या दी गई है, रेजिस्टिविटी दी गई है। उसके बाद एलॉय होते हैं जो कि कई सारे मेटल को मिक्स करा के बनाए गए होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लिखे हुए हैं भी है, जैसे कांस्टेंट, कॉपर, निकल जो बोलते हैं, ये सारे एलॉय होते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, तो अगर आपको फार्मूले आते हैं तो आप कर लेंगे। हाउ मच करंट, यानी कि इसमें कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आई की वैल्यू पूछी गई है। किसकी वैल्यू पूछी गई है,
हाउ मच करंट का मतलब आई की वैल्यू पूछा है इलेक्ट्रिक करंट के, और ड्रा ऑफ 220 वोल्ट मीटर, ये क्या दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, वोल्ट की वैल्यू दी गई है। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, और इसमें रेजिस्टेंस की आर की वैल्यू दी गई है। तो उसके बाद पहले क्वेश्चन में ये यानी कि इलेक्ट्रिक करंट निकालना था ए वाले क्वेश्चन में, ए क्वेश्चन यहाँ तक है। तो इसमें वी की वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस तुमको दिया गया है 1200। तो आई वी इक्वल टू आई आर होता है, वी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से आई का फार्मूला क्या बन जाएगा, वी अपान आर बन जाएगा। और वी कितना दिया गया है तुम्हें, 220 वोल्ट दिया गया है, और आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 1200। तो इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये दोनों जीरो कट गए, और यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 60। जब इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 0.18 एम्पियर आंसर। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर किया था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा है, हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक हीट एंड ऑयल कॉल ड्रा 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस। इसमें तुमको रेजिस्टेंस दिया है और 220 वोल्ट दिया है तुमको, क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, इसमें भी आई का फार्मूला लग जाएगा, आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपान आर होता है। तो वी की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस दिया है 100, रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। तो ये जीरो कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 2.2 एम्पियर आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर लेना है। और भी कई सारे न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप इनको कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, यानी कि क्या होगा कि हम कई सारे रजिस्टर को ऐड मतलब किसी भी सीरीज़ में लगा देंगे, उसके बाद उनका रेजिस्टेंस हमें निकालना होगा। इन प्रीसीडिंग सेक्शन, पहले जो आपने सीखा, वी लर्न अबाउट द सम इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी कि हम लोगों ने क्या सीखा था, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में सीखा था। वी हैव नोटिस्ड हाउ द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस, हम लोगों ने ये देखा कि कंडक्टर कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पर। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट, यानी अलग अलग इलेक्ट्रिकल गैजेट में, वी ऑफन यूज रजिस्टर इन वेरियस कम्बिनेशन, हम क्या करते हैं उसमें रजिस्टर यूज़ कर देते हैं। वी नाउ देयर फोर इंटेंट टू सी हाउ ओमेंस लॉ कैन बी अप्लाइड ऑफ कम्बिनेशन रजिस्टर, यानी कि जो ओम्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है उसको हम रजिस्टर कम्बिनेशन पे लगा सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स, यहाँ पर दो मेथड हैं। अब ज्वाइनिंग रजिस्टर, रजिस्टर को आपस में जोड़ने के, shows an electric circuit in the three resistor having रजिस्टर R1 R2। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है 12.6 में, उसमें रजिस्टर को ऐड किया गया है। हेयर आर द रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो यहाँ पर जो भी रजिस्टर ये कनेक्टेड हैं ये सब कैसे हैं, सीरीज में इनको बोलते हैं। जब ऐसे सर्किट में लगातार ऐसे ऐड किए जाते हैं तो इसको बोला जाता है सीरीज में कनेक्टेड है। ये सब कैसे हैं, लगातार हैं, इंड टू इंड कनेक्टेड है, इसलिए क्या बोलते हैं, इनको सीरीज में बोलते हैं। ये सब कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं, जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया जा सकते हैं, जैसे कि फिगर 12.7 दिया गया है। सो द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन द थ्री रजिस्टर आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन एक्स एंड वाई, हेयर द रेजिस्टेंस आर साइड टू बी पैरेलल। यहाँ पर जितने भी ये रजिस्टर कनेक्टेड हैं कैसे कनेक्टेड हैं, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड हैं। कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए।
ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखिए दोस्तों, रजिस्टर इन सीरीज़, जब कभी भी रजिस्टर कैसे कनेक्टेड होंगे, सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे, जो कि आपने 12.6 फिगर में देखा था जब इन टू इंड कनेक्टेड होते हैं। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि वहाँ पर करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़, जब जो रजिस्टर हैं सीरीज़ में कनेक्टेड होंगे। व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटी दी गई हैं, बाकी आप सीधे भी समझ जाएंगे। यू विल ऑब्जर्व दैट, आप पाएंगे कि द वैल्यू ऑफ करंट, जो करंट की वैल्यू होगी इन द एमीमीटर, एमीमीटर मेजर करता है ना इलेक्ट्रिक करंट को, इज़ द सेम, वो क्या रहता है, सेम ही रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजीशन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मीन्स दैट इन अ सीरीज़, एक सीरीज़ में जो रजिस्टर लगे होते हैं, द करंट इज सेम इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट, तो उसमें करंट क्या होती है, हर जगह सर्किट के हर एक पॉइंट पर सेम ही होती है। द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, यानी कि जो एक एक रजिस्टर होगा सब में से बराबर बराबर करंट फ्लो होगी। यू विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे दिखाते हैं, विस दिखाते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, यानी कि 3 रजिस्टर जैसे लगे होंगे तो उसमें अलग अलग जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर, यानी कि अलग अलग जो भी रजिस्टर होंगे उनका क्या आएगा, अलग अलग रजिस्टर का हम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। मान लीजिए पहले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, दूसरे का V2 और तीसरे का V3, तो जो इनका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनको क्या करेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 कर देंगे। उसके बाद लिखा है इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि इलेक्ट्रिक सर्किट नीचे एक फिगर दिया गया है 12.8, उसमें मान लीजिए I बी द करंट, उसमें I करंट है थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज आल्सो I, तो मान लीजिए रजिस्टर से I करंट है। इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रजिस्टर ज्वाइंट इन द सीरीज बाई इक्विवेलेंट रजिस्टर R, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या लगाएंगे, V इक्वल टू IR, इससे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि भाई ये V इक्वल टू IR कहाँ से फार्मूला आया था, ओम्स लॉ से आया था, तो हम अलग अलग उनका रजिस्टर निकाल लेंगे, तो ये V इक्वल टू IR, ये हमारा पूरा फार्मूला हो जाएगा। तो पहले वाले रजिस्टर का इतना पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, और ये तीनों वैल्यू हमने क्या कर दिया, टोटल V को जब रखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, I क्या हो जाएगा, यानी I इक्वल टू I बराबर क्या हो गया, IR1 हो गया प्लस IR2 हो गया प्लस IR3 हो गया। तो इसमें क्या होगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि I कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, I कैंसिल हो गया, तो सिर्फ टोटल रजिस्टर ही सीरीज़ बचेगा और R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता चल गया कि रजिस्टेंस इन सीरीज़, जब कभी भी रजिस्टर इन सीरीज़ में लगे होंगे तो वहाँ पे आपको ये वाला फार्मूला लगाना है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए आगे देखते हैं। तो हमेशा यही फार्मूला लगाना है आपको। दूसरा है कि रजिस्टर जब पैरेलल में लगे होंगे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो पैरेलल का ये वाला तरीका दिया गया है कि इस तरीके से लगे होते हैं, 2 पॉइंट के बीच में जब कई सारे रजिस्टर लगे होते हैं। मान लीजिए हमारे X और Y 2 पॉइंट हैं और ये हमने 2 पॉइंट के बीच में कई सारे रजिस्टर लगा दिए, तो पैरेलल होते हैं। तो इनका फार्मूला कुछ नीचे दिया गया होगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ कम्बिनेशन। इसमें क्या होता है कि अभी हम लोगों ने ऊपर रजिस्टर इन सीरीज़ में देखा था कि करंट हर एक रजिस्टर में सेम होती थी,
लेकिन इसमें क्या होता है कि 3 रजिस्टर हैं तो अलग अलग करंट होती है। यानी कि क्या करेंगे, अलग अलग करंट होती है हर रजिस्टर में, तो इसमें अलग इंडिविजुअल अलग अलग करंट निकालना पड़ेगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे। I का फार्मूला ओम्स लॉ से क्या होता था, I इक्वल टू V/R होता था। RP क्यों है, क्योंकि हम रजिस्टर जो है पैरेलल में लगाए हैं। तो I1 इक्वल टू ये फार्मूला, I2 बराबर V/R2, ये सब कम्बिनेशन करके इस तरीके से कर लेते हैं। तो हमारा फाइनल क्या आ जाता है, I इक्वल टू ये हमारा आ जाता है, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यही हमारा फाइनल फार्मूला होगा। तो हमको 2 फार्मूले पता चल गए कि जब कभी भी रजिस्टर इन सीरीज़ होगा तो फार्मूला क्या बनता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 बनता है। लेकिन जब पैरेलल में होंगे तो 1/RP होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पैरेलल का है और ऊपर वाला सीरीज का है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अभी तक हम यही पढ़ते हैं। अगले पार्ट में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। थोड़ा सा बचा है और ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो